हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 12th के 5वें चैप्टर प्रथम क्रियाकलाप उसके सभी प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप अपने क्लास की बेहतरीन तैयारी करते रहें। तो बिना देरी किए हुए हम लोग जो प्रथम क्रियाकलाप चैप्टर है उसके सारे लघु और दीर्घ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का यह चैप्टर। पहला प्रश्न है कि निर्वाह कृषि को परिभाषित करें। क्या कह रहा है कि निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है या निर्वाह कृषि को परिभाषित करें। निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें उत्पादक उगाए गए अधिकांश उत्पादों का उपभोग करता है, अर्थात निर्वाह कृषि वह कृषि है जो किसान जिन फसलों का उत्पादन करता है उसका अधिकांश भाग जो है वह खुद उपभोग कर लेता है, अर्थात उपयोग कर लेता है। उत्पादन आमतौर पर किसान और उसके परिवार द्वारा उपयोग के लिए होता है, अर्थात इस प्रकार के कृषि में किसान और किसान के परिवार वाले ही मिलकर उन सभी फसलों का उत्पादन कर लेते हैं और उन सभी फसलों का स्वयं जो है अधिकांश भाग उस फसलों का स्वयं जो है उपयोग कर लेते हैं। इसे कहते हैं निर्वाह कृषि। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों के पास बाजार बागवानी का अभ्यास किया जाता है, यानी बागवानी बाजार का अभ्यास किया जाता है, क्यों। कह रहा है कि बाजार बागवानी में उच्च मूल्य वाली खराब होने वाली फसलों जैसे सब्जी, फल और फूल की खेती की जाती है, अर्थात उस प्रकार की कृषि जो जल्दी खराब हो जाए उन सभी फसलों का जो उत्पादन है बाजार के समीप किया जाता है। उसमें कौन कौन से फसल आते हैं, तो जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, कह रहा है कि जो केवल शहरी बाज़ारों के लिए होती हैं। ये ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में नहीं बिकते हैं, इसलिए इनका ज़्यादातर उपभोग जो है शहर वाले लोग ही करते हैं। कह रहा है कि वे मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाली फसलों के कारण शहरी बाज़ारों के करीब स्थित हैं। महंगे कह रहा है कि फसलें महंगी होती हैं, इसलिए उन्हें ऐसे बाज़ार के करीब होना चाहिए जहां लोगों की क्रय शक्ति अधिक हो और उच्च मूल्य वाली फसलों की मांग हो, अर्थात उन सभी फसलों का जो क्रय है वह उच्च आय वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि फल, सब्जी, फूल, इन सभी का जो मार्केट वैल्यू है ज़्यादा है, जिसके चलते जो है ऐसा नहीं है कि गांव के लोग जो है सब्जी, फल और फूल का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन गांव में ज़्यादातर स्वयं ही उत्पादन कर लिया जाता है। इसलिए ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों में ज़्यादातर जो है लोग खरीद कर ही अपने जीवन उपयोगी वस्तुओं को उपयोग करते हैं। कह रहा है कि ऐसी स्थिति में शहरी क्षेत्र सबसे उपयुक्त बाजार होते हैं। ये फसलें जल्दी खराब होने वाली होती हैं, इसलिए खेतों को मुख्य बाजार से दूर नहीं रखा जा सकता। यानी फल, फूल और सब्जी का जो खेती है वह बाज़ार के नज़दीक ही रखा जाता है, क्योंकि अधिकतर जो फसलें होती हैं यह ज़्यादा जल्दी खराब हो सकती हैं, इसलिए इनका जो खेती है वह बाज़ार के नज़दीक ही रखा जाता है। इसलिए खेतों को शहरी बाज़ारों के करीब रखा जाता है ताकि फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। 3 नंबर जो प्रश्न है हम लोगों का, वह प्रश्न कह रहा है कि बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग परिवहन और प्रशीतन के विकास का परिणाम है। क्या कह रहा है कि बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग परिवहन और प्रशीतन के विकास का परिणाम है। कि डेयरी उत्पादन प्रकृति में बहुत जल्दी खराब होने वाले पदार्थ हैं, अर्थात दूध जो है बहुत जल्दी जो है खराब हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि विदेशी और दूर के बाज़ारों में उनकी आपूर्ति के लिए विनियमित तापमान और भंडारण स्थितियों के साथ पर्याप्त भंडारण सुविधाएं आवश्यक हैं। शुरुआत में डेयरी उत्पादों की आपूर्ति बाजार के पास तक ही सीमित थी, लेकिन भंडारण, संरक्षण और परिवहन की सुविधाओं के विकास ने उनका दायरा जो है बढ़ा दिया है। अब ज़्यादातर लोग गांव से, कस्बों से इन सभी चीज़ों को एकत्रित करके शहर तक पहुंचाते हैं। कह रहा है कि आधुनिक परिवहन जैसे कि रेफ्रिजरेटर, ट्रक, विशेष कार्गो वाले जहाज और हवाई मार्ग जैसे परिवहन के तेज साधन पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे डेयरी उत्पादों को बिना खराब हुए दूर के बाज़ारों तक पहुँचाया जा सकता है। आज तो तीव्रगामी जो है परिवहन है, जो एक जगह से दूसरे लंबी दूरी भी हम आसानी से कम समय में कर सकते हैं। कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर डेयरी उत्पादों को खराब होने से बचाता है, इससे उनकी टिकाऊपन बढ़ जाती है, इसलिए डेयरी उत्पादों को दूर दूर तक बेचा जा सकता है।
4 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है कि बागानी कृषि की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करें। क्या कह रहा है कि बागानी कृषि की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करें। विभिन्न देशों की कुछ महत्वपूर्ण बागान फसलों के नाम भी बताएं। चलिए देखते हैं हम लोग 4 नंबर जो प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का हम लोग एक एक करके आंसर जो है अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि मूल रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित उपनिवेशों में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू की गई बागान कृषि, अर्थात यह पश्चिमी सभ्यता से लाई गई कृषि जो है बागानी कृषि, अपनी विशिष्ट विशेषताओं के कारण अन्य प्रकार की कृषि पद्धतियों से अलग होती है। इस प्रकार की खेती की विशिष्ट विशेषताएं जो हैं निम्नलिखित हैं। जैसे हमने कुछ पॉइंट्स को भी दर्शाया है, जैसे लाभोन्मुख बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रणाली। दूसरा पॉइंट है कि बड़ी संपदाएं और बागान प्रणाली। तीसरा है विशाल पूंजी निवेश। चौथा है पूर्णतः बाजारोन्मुख। पांचवा है खेती की वैज्ञानिक विधि। छठा है सस्ते और बड़े पैमाने पर कुशल श्रम की आपूर्ति और मोनोकल्चर। सातवां है कि यह कृषि और उद्योग के बीच एक कड़ी है, कह रहा कि उन्हें अच्छी तरह से विकसित परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जहां उनके द्वारा प्रदान किया गया कच्चा माल संसाधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कह रहा कि अब महत्वपूर्ण बागान फसलें जो हैं कहाँ कहाँ हैं उसको भी देख लें हम लोग एक बार जरा। कह रहा कि फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कोको और कॉफ़ी के बागान को स्थापित किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान को स्थापित किया। मलेशिया में रबर के बागान को, वेस्ट इंडीज़ में गन्ना और केले के बागान को। स्पेनियों और अमेरिकियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागानों में भारी निवेश किया। तो ये सभी जो हैं बागानी फसल कहाँ कहाँ है, किन किन देशों में है, किन के द्वारा शुरू किए गए हैं, इसका मुख्य पॉइंट जो है उन सभी तथ्यों को हमने इस पाठ के इस प्रश्न में दर्शाया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों की प्रमुख बागान फसलें बताइए। जैसे श्रीलंका में किस प्रकार की फसल है बागान फसल, तो श्रीलंका में चाय की फसल की जाती है। वेस्ट इंडीज़ में गन्ने और केले की खेती की जाती है। मलेशिया में रबर का बागान है। फिलीपींस में नारियल का बागान है। तो ये हैं प्रमुख देश और वहाँ की प्रमुख बागान की फसलें। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रक फार्मिंग को परिभाषित करें। क्या कर रहा है कि ट्रक फार्मिंग को परिभाषित करें। कह रहा है कि यह खेती का वह प्रकार है जिसमें किसान केवल सब्जियां उगाते हैं। ट्रक फार्म की बाजार से दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक रात भर में कितनी दूरी तय कर सकता है। यानी उस प्रकार के कृषि को करते हैं जो कृषि जिनका उत्पादन होने के तत्पश्चात सामानों को, कृषि उत्पादनों को ट्रक के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह हम आसानी से भेज दें और वह वस्तु खराब भी नहीं हो, उसे हम ट्रक फार्मिंग कृषि के नाम से जानते हैं। चलिए 7 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि खनन को परिभाषित करें। क्या कह रहा है, खनन को परिभाषित करें। खनन एक प्राथमिक गतिविधि है जिसमें आगे की प्रक्रिया के लिए पृथ्वी की सतह के नीचे या सतह से खनिजों का निष्कर्षण शामिल है। खनन एक कह सकते हैं कि खुदाई की प्रक्रिया है और यह प्राथमिक क्रियाकलाप से संलग्न है। यह पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के सतह दोनों भागों से जुड़ी हुई होती है। 8 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक गतिविधि को परिभाषित करें। क्या करा है कि प्राथमिक गतिविधि को परिभाषित करें। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा कि वैसे सभी आर्थिक गतिविधियां जो सीधे प्रकृति पर निर्भर हैं, वैसे सभी आर्थिक गतिविधियां जो सीधे प्रकृति पर निर्भर हैं प्राथमिक गतिविधियां कहलाती हैं। अर्थात वैसे कृषि जो सीधे तौर पे प्रकृति से रिलेटेड है, उन सभी क्रियाओं को, गतिविधियों को हम प्राथमिक क्रिया कह सकते हैं। वे पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, निर्माण सामग्री और खनिज आदि के उपयोग को संदर्भित करते हैं। यानी प्राथमिक क्रियाकलाप जो है किन किन चीज़ों के साथ संलग्न है, तो भूमि से है, जल से है, वनस्पति से है, निर्माण सामग्री से है और खनिज आदि के उपयोगों को संदर्भित करता है। इसमें शिकार इकट्ठा करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, वानिकी, कृषि और खनन आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। 9 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा कि आर्थिक गतिविधियों से आपका क्या तात्पर्य है। क्या कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियों से आपका क्या तात्पर्य है। कह सकते हैं कि मानव गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती है, अर्थात वह क्रिया जो मनुष्य को आय उत्पन्न कराती है, उन्हें आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक गतिविधियों को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे प्राथमिक गतिविधि अर्थात प्राथमिक क्रिया, माध्यमिक गतिविधि यानी द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया। ये सभी जो हैं आर्थिक गतिविधियों से तात्पर्य हैं। चलिए एक बार और हम अगर चाहें तो इसको आराम से समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियां अर्थात आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं।
तो मनुष्य जिससे आय उत्पन्न करे, यानी वह गतिविधि जो मनुष्य को आय अर्जित कराए, वह सभी आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। ये गतिविधियां जो हैं मोटे तौर पर 4 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो चलिए हम लोग 10वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि वाणिज्य पशुधन पालन एवं विशिष्ट गतिविधि है। कह रहा कि वाणिज्य पशुधन पालन जो है यह एक विशिष्ट विधि है, पुष्टि करें, यानी इसको परिभाषित करना है। देखिए, वाणिज्यिक जो पशुधन पालन है यह व्यापार से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो व्यापार से संबंधित होता है। कह रहा कि वाणिज्यिक पशुधन पालन एक विशिष्ट गतिविधि है क्योंकि इसके अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। अर्थात अगर कोई किसान जो है वाणिज्यिक कृषि अर्थात वाणिज्यिक पशुधन पालन करता है, अगर वह केवल गाय रखा है तो उसमें केवल गाय ही रखेगा, अगर केवल बकरी रखा है तो उसमें केवल बकरी ही रखेगा, अगर वह केवल भैंस रखा है तो उसमें केवल भैंस से ही दूध का जो है उत्पादन करेगा। कह रहा कि महत्वपूर्ण पशुओं में भेड़, गाय, बकरी और घोड़े शामिल हैं। इन पशुओं में प्राप्त उत्पाद जैसे मांस, त्वचा और ऊन, खाल को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित और पैक किया जाता है ताकि उन्हें विश्व बाजार में निर्यात किया जा सके। अर्थात वाणिज्यिक पशुधन पालन में जो पशुओं से हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन सभी वस्तुओं को हम केवल अपने ही राज्य, अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों तक भेज सकते हैं। चलिए, जो 11 नंबर प्रश्न है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि से आप क्या समझते हैं। क्या करा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, हम एक एक प्रश्न जो है आपके लिए बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है आप सरल भाषा में समझें और आप अपनी तैयारी में मग्न होकर एक बेहतरीन अंक को प्राप्त करें। अंक से बेहतर है कि अच्छा विद्यार्थी बनना, क्योंकि हमें आगे चल कर के और भी बहुत सारे कामों को करना है। देश के प्रति करना है, माँ बाप के प्रति करना है, समाज के प्रति करना है। तो इन सभी चीज़ों में जो है पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक गतिविधियाँ भी संलग्न होती हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि से आप क्या समझते हैं। कह रहा कि इस प्रकार की खेती में गेहूँ मुख्य फसल होती है और खेत का आकार बड़ा होता है तथा जुताई से लेकर के कटाई तक की पूरी खेती जो है वह मशीनीकृत होती है, अर्थात मशीनों पर निर्भर रहती है। इसे कहते हैं हम विस्तृत वाणिज्य कृषि, अनाज कृषि कर सकते हैं आप। अब है डेयरी फार्म।